So welcome dear students, today we are going to start our new chapter that is called motion. Now motion का क्या मतलब है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. अभी मैं ऐसे यहां पे खड़ा हूं, आई एम एट रेस्ट, बट नाउ आई एम इन मोशन, राइट. तो आप शांति से बैठ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे वीडियोस देख रहे हो तो यू आर एट रेस्ट, बट जब आप स्कूल जाते हो तो यू आर इन मोशन. समझ रहे हो बात को स्टूडेंट्स? देखो मोशन हमारे आसपास हर जगह पे है, इसलिए इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है. अब बड़ी से बड़ी चीज देखो दे आर एट मोशन, छोटी से छोटी चीज देखो दे आर एट मोशन. जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, ये सोलर सिस्टम है स्टूडेंट्स, देखो इसमें सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे होते हैं, सो दे आर ऑल इन मोशन. इसमें अगर आप सिर्फ अर्थ की बात कर लो तो देखो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा होता है, फिर अर्थ के अराउंड मून भी घूम रहा होता है. सो देखो हर चीज मोशन कर रही है और कितना ज्यादा मोशन इन्वॉल्व है यहां पे. अब अगर आप अर्थ के ऊपर आ जाओ तो अर्थ के ऊपर हवाएं चलती हैं तो विंड इज इन मोशन. ओशन में वेव्स आती हैं सो वाटर इज इन मोशन. हवा में आपको एरोप्लेन चलता हुआ दिखेगा तो एरोप्लेन इज मोशन. अब ग्राउंड पे आ जाओ तो ट्रेन चल रही हैं, कारें चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, दे आर ऑल इन मोशन. आप अपने घर के रूम के अंदर देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको चलती हुई दिख जाएंगी, जैसे फैन इज इन मोशन. आप इस स्क्रीन को देखो तो यहां पर मेरी जो वॉच है उसमें जो नीडल्स है दे आर इन मोशन, इजंट इट? जैसे ये लड़की बैठी हुई है, आपको लग सकता है शी इज एट रेस्ट, ये तो मोशन में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट. शी इज एट रेस्ट नो डाउट, बट उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसकी बॉडी में, सो ब्लड इज इन मोशन. अगर वो इधर उधर देख रही है तो उसकी आई बॉल्स आर इन मोशन. फिर जैसे ही अगर आप इस वॉल को देखेंगे तो यू विल थिंक नहीं ये वॉल जो है ये तो रेस्ट पे है, इस पे कोई मोशन नहीं है. सही बात है स्टूडेंट्स, लेकिन ये वॉल किस चीज से बनी हुई है? इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं. तो आप सोच के देखो ये वॉल रेस्ट पे दिख रही है लेकिन इसके अंदर भी कितना मोशन चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का. तो कहने की बात यह है स्टूडेंट्स कि मोशन इज ऑल अराउंड अस. इसलिए अगर हमें इस दुनिया को समझना है, जो कि साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एम है, तो मोशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो इसी के साथ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड मोशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो क्या मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का? देखो सपोज करो कि आप इस स्ट्रेट रोड पे एक कार चला रहे हो, ठीक है, और दूसरा सोचो कि इस रोड पे कार चला रहे हो. तो क्लियरली स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि इसको हम बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते. और एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो जैसे ये जो ट्रेन है आप देखो ये स्ट्रेट ट्रैक पे चलती है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन. जैसे ये एक लिफ्ट आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट ऊपर जाएगी, स्ट्रेट नीचे आएगी, सो दिस इज अगेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन. लेकिन मून जब सन के अराउंड घूम रहा है तो वो एक सर्किल में घूम रहा है, दैट इज नॉट मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो ये जो चैप्टर हम यहां पे पढ़ने वाले हैं इस पे हम स्पेसिफिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे फोकस करेंगे, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. तो नेचुरल सी बात है कि जब हम मोशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सबसे सिंपल टाइप के मोशन को हमें पढ़ना चाहिए, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना चाहिए. सो फाइन स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर हम एक टर्म देखेंगे जिसको बोलते हैं पोजीशन. बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है इस चैप्टर में, ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझना जरूरी है. देखो डे टू डे लाइफ में पोजीशन वर्ड का हम यूज बहुत करते हैं, तो आपको थोड़ा सेंस है कि इसका मतलब क्या है. पोजीशन का मतलब होता है कि कोई चीज कहां पे रखी हुई है, राइट. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये आपके घर का एक रूम है, तो आपकी मम्मी को मोबाइल नहीं मिल रहा तो उन्होंने आपसे पूछा कि मोबाइल कहां रखा हुआ है. तो बेसिकली आगे मम्मी ने पूछा है कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ मोबाइल. टेक्निकली देखा जाए तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ मोबाइल, तो आप बोलते हो कि मोबाइल जो है उस रेड रंग की चेयर पे रखा हुआ है. तो आपने बेसिकली क्या बता दिया, मोबाइल का पोजीशन बता दिया कि वो कहां पे रखा हुआ है. समझ में आ रही बात? तो हम लिख सकते हैं कि पोजीशन रिप्रेजेंट्स लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे एक दो एग्जांपल्स और लेके मैं आपको बताता हूं. सपोज करो कि आपके जो अंकल हैं कोई, वो पहली बार आपके घर आ रहे हैं, आपके टाउन में आ रहे हैं पहली बार, तो आपसे फोन में पूछते हैं कि बताओ कहां आना है. तो बेसिकली वो आपके घर का पोजीशन पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपका घर का पोजीशन क्या है ताकि मैं आ सकूं. तो आप उनको बोलते हो कि मेरा घर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे. क्या बोलते हो कि घर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे, 5 किलोमीटर. तो अपने घर की पोजीशन बता रहे हो. तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके अंकल के लिए आपके घर तक पहुंचने के लिए? नहीं स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, आपने सिर्फ बोला है कि घर की पोजीशन 5 किलोमीटर पे है, बट कहां से 5 किलोमीटर पे है ये तो आपने बोला नहीं. हो सकता है आपका घर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे
हो सकता है आपका घर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे हो, या हो सकता है आपके टाउन में कोई फेमस मार्केट है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे हो, राइट स्टूडेंट्स। सो प्लीज पॉइंट को समझने की कोशिश करें, हम पोजीशन को साइंटिफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप साइंस में किसी चीज की पोजीशन बताते हो तो आपको यह बताना पड़ता है कि आप दूरी कहां से मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हो। क्या आप डिस्टेंस एयरपोर्ट से मेजर कर रहे हो, रेलवे स्टेशन से मेजर कर रहे हो 5 किलोमीटर, किसी फेमस मार्केट से, या कहीं और से मेजर कर रहे हो। समझ में आ रही बात? ठीक है, सपोज करो इस केस में आपका जो घर है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो आप अंकल को ये बोलोगे कि अंकल मेरा घर जो है दैट इज एट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन, फ्रॉम रेलवे स्टेशन। समझ में आई बात? तो यहां पे मैं पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा हूं सबसे पहला कि अगर आपको पोजीशन बतानी है फिजिक्स में कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट वो जगह है जहां से आप डिस्टेंस मेजर करते हो। जैसे यहां पे हमने बोला कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया? मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, वहां से मैं बोल रहा हूं 5 किलोमीटर की दूरी पे। समझ पाए? तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्टेंस इज बीइंग मेजर्ड। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक और चीज आप देखो, अभी भी आपके अंकल आपके घर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर आना है, लेकिन रेलवे स्टेशन निकल के 5 किलोमीटर किधर की तरफ आना है? इधर की तरफ आना है, इधर की तरफ आना है, इधर की तरफ जाना है, कैसे पता चलेगा उनको? राइट। तो इनफैक्ट आपको एक और चीज उनको बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में आना है। तो हो सकता है कि आपका जो घर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे कि हाउस इज एट 5 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका मतलब है पोजीशन बताने के लिए एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइंस में पोजीशन बताने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसको कई बार ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर रेलवे स्टेशन को ओरिजिन बोल देंगे, एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं पोजीशन को थोड़ा समझने के लिए। सपोज करो एक क्रिकेट मैच चल रहा है और ये क्रिकेट ग्राउंड है, सचिन तेंदुलकर यहां पे फील्डिंग कर रहे हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सचिन, राइट? तो क्या आपका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है 2 मीटर? क्या आप इस टाइप का आंसर दे सकते हो कि पोजीशन ऑफ सचिन इज 2 मीटर? इज इट मीनिंगफुल? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये मीनिंगफुल नहीं है। अभी अभी हमने देखा था कि जब हम पोजीशन बताते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक रेफरेंस पॉइंट, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो अगर आपने सिर्फ 2 मीटर बोला है तो आपने बताया नहीं ना कि कहां से 2 मीटर। हो सकता है कि सचिन बैटिंग क्रीज से 2 मीटर की दूरी पे हो सकता है बॉलिंग क्रीज से 2 मीटर की दूरी पे हो सकता है पवेलियन से 2 मीटर की दूरी पे हो। तो आपको बताना पड़ेगा। तो सपोज करो आपने बैटिंग क्रीज को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो आप बोल सकते हो कि 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज, ऐसा बता सकते हो, ठीक है। और जब आप ऐसा बोल रहे हो तो ऑब्वियसली जो बैटिंग क्रीज है स्टूडेंट्स, उसको आपने क्या ले लिया? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। फाइन। लेकिन अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड पॉइंट नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं बताया अभी भी आपने। अगर बैटिंग क्रीज से सचिन 2 मीटर पे है तो 2 मीटर वो इधर भी हो सकता है, 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 किधर भी हो सकता है, राइट? तो स्टूडेंट्स आपको बताना पड़ेगा कि सचिन इज एट 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का जो भी नाम है, अभी हमारे पास वो नाम अवेलेबल नहीं है, बट जो भी नाम है हमें बताना पड़ेगा। 2 मीटर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा बताना पड़ेगा, तब जाके पोजीशनिंग कहानी पूरी कंप्लीट होती है। आई होप यू गेट दिस। नाउ पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आप सपोज करो कि कोई स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, जैसे कि एक स्ट्रेट रोड ले लेते हैं हम यहां पर, और एक आदमी जो है इस स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन में पोजीशन कैसे बताते हैं, उसकी सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखो, नंबर लाइन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, उसमें एक ऐसी लाइन होती है, उस पर 0 मार्क होता है, 1 2 3 4 -1 2 3 4 इस तरह से मार्किंग होती है, पढ़ा है ना मैथ्स में? वो हम यहां पे यूज कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि मैथ्स में जो चीजें हम पढ़ते हैं, कई बार वो चीजें साइंस में यूज हो जाती हैं, जिससे साइंस पढ़ना आसान हो जाता है। तो वही यहां पे भी होने वाला है। नंबर लाइन जो आपने मैथ्स में पढ़ा है उसको हम साइंस में यूज करने वाले हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इस रोड पे आप एक नंबर लाइन टाइप बना लोगे, ठीक है। फिर उस पे आप किसी पॉइंट पे आप चाहो तो 0 मार्क कर दो, ठीक है। फिर 1 मीटर की दूरी पे आप 1 मीटर मार्क कर दो, ठीक है।
फिर 2 मीटर की दूरी पे आप 2 मीटर मार्क कर दो, वैसे 3 मीटर मार्क कर दो, वैसे 4 मीटर मार्क कर दो, वैसे 5 मीटर मार्क कर दो, वैसे आप और आगे भी मार्क कर सकते हो। फिर उसी तरीके से जीरो के दूसरे साइड आप मार्क कर सकते हो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? अब बड़ा सिंपल सा काम हो जाता है। आपका जो आदमी है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। अब कभी भी वो किसी भी जगह पे हो सकता है। तो सपोज करो कि जो आदमी है वो किसी टाइम यहां पर है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी की पोजीशन बताओ, ठीक है, तो क्या पोजीशन बताएंगे स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे कि आदमी की जो पोजीशन है दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, क्योंकि वो 3 पे खड़ा है। तो बोलेंगे उसकी पोजीशन सिंपली क्या होगा? 3 मीटर। वैसे स्टूडेंट्स अगर सपोज करो आदमी जो है वो इस पॉइंट पे यहां पर खड़ा है, तो आप उसकी पोजीशन क्या बताएंगे? बड़ी सिंपल है स्टूडेंट्स, आप उसकी पोजीशन बताएंगे, बोलो 1 मीटर। समझ रहे हो? उसी तरीके से अगर आदमी इस पॉइंट पे खड़ा है तो उसकी पोजीशन आपसे पूछी जाए तो आप बताओ क्या बोलेंगे? ठीक है, तो दिस इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5 मीटर, तो हम बोलेंगे आदमी की पोजीशन इज 5 मीटर। तो देखो अगर इस केस में आप देखो तो कितना आसान हो गया है आदमी की पोजीशन बताना। अगर आदमी यहां पे खड़ा है और आपसे उसकी पोजीशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? 0, क्योंकि वो ओरिजिन पे खड़ा है, 0 वाले पॉइंट पे खड़ा है, तो हम बोलेंगे उसकी पोजीशन 0 है। उसी तरीके से अगर आदमी जो है सपोज करो यहां बीच में कहीं खड़ा है, ठीक है, बीचों बीच यहां पे खड़ा है, तो आप उसकी पोजीशन क्या बोलेंगे? समझ रहे होंगे आप स्टूडेंट्स, दैट इज 1.5 मीटर्स। ठीक, उसी तरीके से नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आदमी इस साइड खड़ा है, सपोज करो इस पॉइंट पे खड़ा है, तो उसके पोजीशन क्या बोलेंगे? वो -2 मार्क पे खड़ा है, इसलिए आप उसकी पोजीशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? -2 मीटर। समझ रहे हो बात को? उसी तरह से आदमी अगर और आगे खड़ा है तो जिस पॉइंट पे है वो आप उसकी पोजीशन बताएंगे, इधर और इधर खड़ा है तो आप माइनस में उसकी पोजीशन बताएंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है तो उसका पोजीशन इस तरह से नंबर लाइन के हेल्प से बहुत आसानी से बताया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, यहां पर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। सपोज करो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? कि बोला जा रहा है कि कोई कार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन रोड पे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो अगर उसका पोजीशन पॉजिटिव है, उसका पोजीशन पॉजिटिव है तो हमें बताना है कि कार कहां पे होगी। अगर उसकी पोजीशन जो है वो निगेटिव है तो हमें बताना है वो कार कहां पे होगी। और अगर उसका पोजीशन 0 है तो हमें बताना है कि वो कहां पे होगी। तो स्टूडेंट बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। अगर कार की पोजीशन 0 है इसका मतलब कार कहां पे है? रेफरेंस पॉइंट पे है कार, ठीक है, ओरिजिन पे है, रेफरेंस पॉइंट पे, ठीक है। अगर कार की पोजीशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब कार कहां पर है, और जब निगेटिव है तो कार कहां पे? आप सोच के बताएं। जैसे देखो ये एग्जांपल्स हमने किए थे तो आपको उसे समझ में आया होगा कि पोजीशन जब पॉजिटिव थी तो इसका मतलब था कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन के इस साइड है, दिस साइड ऑफ द ओरिजिन, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। और जब पोजीशन निगेटिव है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। इजंट इट स्टूडेंट्स? तो अगर कार की पोजीशन पॉजिटिव है इसका मतलब इट इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ ओरिजिन। पूरा नहीं लिख रहा हूं, राइट साइड ऑफ ओरिजिन। और अगर कार की पोजीशन निगेटिव है इसका मतलब इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। समझ रहे हो ना? फाइन। सो अब मुझे बताओ कि पोजीशन बताने के लिए जो हमने बात की थी कि 2 चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, एक है रेफरेंस पॉइंट और दूसरा सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो पोजीशन बताने का तरीका है, क्या इसमें ये दोनों चीजें का ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल रखा जा रहा है स्टूडेंट्स। देखो ये जो ओरिजिन हो गया ये तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट का तो ख्याल रखा ही जा रहा है। और सेंस ऑफ डायरेक्शन भी है। कैसे सेंस ऑफ डायरेक्शन है? जैसे देखो अगर पोजीशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो पता चल रहा है कि डायरेक्शन ओरिजिन के राइट साइड में, और अगर पोजीशन निगेटिव है तो पता चल रहा है कि डायरेक्शन जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। तो जो साइन है प्लस और माइनस वो एक्चुअली सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहा है। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन कहां से मिल रहा है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन ऑफ पोजीशन से। समझ में आई बात आपको? अब आगे बढ़ते हुए कुछ और टर्म्स देखेंगे, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ध्यान से देखिए इन दोनों टर्म्स को, आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म है,
तो बहुत डिटेल में हम यहां पे नहीं देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे जितना हमें यहां पे जरूरी है। वेक्टर्स, VECTORS, स्केलर्स, SCALARS। देखो स्टूडेंट्स, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे टर्म्स की बात करते हैं। जैसे अभी हम काफी देर से एक टर्म की बात कर रहे हैं, दैट इज पोजीशन, इजंट इट? ठीक है, तो पोजीशन के बारे में बहुत कुछ हमने समझा। फिर और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे होता है फोर्स, फिर जैसे मान लो टेम्परेचर, फिर जैसे एक और टर्म में ले लूं तो मास। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हम फिजिक्स में बात करते हैं, और भी आगे कई सारे टर्म्स देखेंगे। तो देखो, पोजीशन की हमने बात की थी, और पोजीशन एक ऐसा टर्म था जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस था। हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे और आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस था, इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस था। अच्छा, अब देखो फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे अगर किसी आदमी ने किसी को पंच मारा, तो इस केस में आप देखो उसके नाक पे इधर की तरफ फोर्स लगाया गया है, ठीक है, दैट इज फोर्स, राइट। तो फोर्स जो एक क्वांटिटी है, एक चीज है, उसके लिए भी डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे एक डोर है, इसके ऊपर पुल लिखा हुआ है। अब एक आदमी आता है, वो इस पे फोर्स लगाता है इसको खोलने के लिए, तो इधर की तरफ फोर्स लगाता है। उसने बहुत फोर्स लगाया स्टूडेंट्स, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा। लेकिन जब वही आदमी इस दरवाजे पे थोड़ा सा फोर्स इधर की तरफ लगाता है तो दरवाजा खुल जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो यहां पे फोर्स की बात हो रही थी और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है तो डोर नहीं खुलता है, लेकिन जब फोर्स उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जाता है तो डोर खुल जाता है। मतलब फोर्स के लिए भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उस पर बहुत मैटर करता है कि क्या होने वाला है। समझ में आ रही है आपको बात? तो व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्स, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। सपोज करो ये बड़ी सी एक बिल्डिंग है, उस पर दो लोग खड़े हैं, ए एंड बी, और एक आदमी नीचे खड़ा है, सी, राइट। थोड़ी ही देर बाद ऐसा पाया जाता है कि ए तो नीचे गिरा हुआ है, वो तो खून से लथपथ है, वो मर चुका है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली किस पे शक जाएगा? शक जाएगा कि बी भी ऊपर था। क्या बी ने उसको धक्का देके मारा है? तो स्टूडेंट्स कोर्ट में केस चलता है, किस पे? बी पे, कि शायद बी ने ही ए का कत्ल किया है। तो स्टूडेंट सी जो है वो वहां गवाही देने चला जाता है कोर्ट में। तो सी गवाही देता है, मैं आपको बताता हूं क्या गवाही देता है, कि सी ये बोल देता है कोर्ट में कि बी अप्लाइड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ए, ठीक, ऐसा बोल दिया सी ने। तो क्या उसकी इस गवाही से बी को फांसी हो जाएगी? बताओ स्टूडेंट्स, आप हो जाएगी क्या? नहीं स्टूडेंट्स, देखो ऐसा हो सकता है कि बी ने ए पे फोर्स लगाया हो इधर की तरफ, ठीक है, 100 न्यूटन का, जिसके कारण उसको धक्का मिला और वो नीचे गिर गया हो और मर गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए की गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया था, इसलिए वो सुसाइड करने के लिए ऊपर गया था, वो नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बी एक्चुअली 100 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगाता है उसको बचाने के लिए। हाँ, वो बचा नहीं पाता है तो वो गिर के मर जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हो सकता है कि बी जो है वो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हो 100 न्यूटन का, तो उस केस में तो उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब सी ये गवाही दे रहा है कि बी अप्लाइड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ए, तो कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सी ने यह नहीं बताया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया गया था। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया था तब बी को फांसी होनी चाहिए, लेकिन अगर उसने इस डायरेक्शन में लगाया था तो फांसी नहीं होनी चाहिए। तो वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू से दैट कि फोर्स एक ऐसी चीज है जिसके लिए डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। पोजीशन के लिए भी था और फोर्स के लिए भी है डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो बात को? अब बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है ये भी आप समझते हो। जैसे कि कहीं पे अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो वहां का टेम्परेचर हो सकता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कहीं पे बहुत ठंड भी है तो हो सकता है वहां का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ठंड है अच्छी खासी। अच्छा देखो, हम टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देना। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है? क्या ऐसी कोई बात हम करते हैं कभी? नहीं, बस टेम्परेचर 50 है तो है, डायरेक्शन की कोई बात होती नहीं है। वैसे टेम्परेचर यहां पे अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम ऐसा नहीं बोल सकते ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, राइट या लेफ्ट की तरफ। नहीं, समझ में आ रही बात? तो यानी टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिससे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फोर्स का था, ठीक है, फोर्स
आप किसी दरवाजे पे इधर की तरफ लगा सकते हो, राइट की तरफ, या फिर इधर की तरफ लगा सकते हो, लेफ्ट की तरफ। टेम्परेचर में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिससे डायरेक्शन एसोसिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मास के साथ भी ऐसा ही होता है, डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो आप राइस खरीदने जाते हो किसी दुकान में, ठीक है, तो आप दुकानदार को क्या बोलते हो कि मुझे राइस दो, कितना राइस दो? तो आप बोलते हो कि मास ऑफ 2 kg, मतलब 2 kg राइस दो, ठीक है। लेकिन क्या आप उसको यह बोलते हो कि मुझे 2 kg राइस दो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हो। आप बस बोलते हो कि मास होना चाहिए 2 kg। आप डायरेक्शन नहीं बताते हो मास की, क्योंकि डायरेक्शन कोई मतलब ही यहां पे नहीं है। अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे 2 kg राइस दो राइट या लेफ्ट की तरफ, तो आपको वो मारेगा पकड़ के कि क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो वंस अगेन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मास ऑफ समथिंग, यू डोंट टॉक अबाउट डायरेक्शन। वैसे अगर आप एप्पल खरीदने जा रहे हो, आप बोलते हो कि एप्पल चाहिए 3 kg, ये नहीं बोलते हो कि राइट की तरफ चाहिए, लेफ्ट की तरफ चाहिए, ऊपर नीचे। डायरेक्शन की बात नहीं करते हो। So that is what I am trying to tell you, students. There are some terms in science where for whom direction is very important, and there are some terms for whom direction is actually not important. आपको समझ में आई होगी मेरी बात, आई एम श्योर। तो ऐसे जो टर्म्स हैं जिनके लिए डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। और ऐसे टर्म्स जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं? स्केलर्स। समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि वेक्टर्स आर टर्म्स विच हैव डायरेक्शन, स्केलर्स आर टर्म्स विच डू नॉट हैव डायरेक्शन। समझ रहे हो ना? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आपको ये चैप्टर आगे बड़े अच्छे से समझ में आए। थोड़ी सी और बात करेंगे इन सारी चीजों की, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी और डीप हो जाएगी। ऐसे आपको काम की चीज तो समझ में आई गई है। जैसे पोजीशन की बात करते हैं, तो सपोज करो ये 1 डायमेंशनल मोशन का केस है, हमने नंबर लाइन बना रखी है यहाँ पे, और बात करते हैं पोजीशन की। तो अगर सपोज करो कि जो ऑब्जेक्ट है या आदमी जो है वो अगर यहां पर है +2 मार्क पे, तो स्टूडेंट्स हम उसकी पोजीशन क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि उसकी जो पोजीशन है दैट इज +2 मीटर या सिर्फ 2 मीटर, राइट। और अगर आदमी -2 वाले मार्क पे है, तो उस केस में हम उसकी पोजीशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताएं? उसमें लिखेंगे -2 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो पोजीशन लिखी गई है उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं पोजीशन को 2 मीटर टुवर्ड्स राइट, 2 मीटर टुवर्ड्स राइट। और इस केस में जब -2 मार्क पे है, तो हम लिख सकते हैं पोजीशन इज 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब इस तरह से लिखना भी सही है और इस तरह से लिखना भी सही है। देखो मैं आपको समझाता हूं कि मैंने आपको बताया था ना कि पोजीशन के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, और उसका जो प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा नहीं हमने, लेकिन नहीं लिखा है तो इसका मतलब है, राइट। तो यहाँ पे प्लस साइन और माइनस साइन जो है वो एक्चुअली डायरेक्शन का सेंस दे रहा है। पोजीशन प्लस है, इसका मतलब बताया जा रहा है कि पोजीशन 2 मीटर पे है राइट ऑफ ओरिजिन। पोजीशन माइनस है, मतलब बताया जा रहा है कि पोजीशन इज 2 मीटर लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो यहां पर आप एक्सप्लिसिटली राइट या लेफ्ट लिख नहीं रहे हो, लेकिन साइन से ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है। तो रादर आप ऐसे भी लिख ही सकते हो कि 2 मीटर टुवर्ड्स राइट एंड 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, पोजीशन जो 2 मीटर आप बता रहे हो दोनों ही केस में, दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन। उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन। जो नंबर आप बता रहे हो पोजीशन में, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। और ये जो आप बता रहे हो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स का। तो जैसे ये आदमी अगर इस डोर पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 10 यूनिट्स का, तो हम बोलेंगे कि फोर्स इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, और इधर की तरफ लगा रहा है टुवर्ड्स राइट। तो स्टूडेंट्स ये 10 यूनिट्स यहां पे क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया है। और टुवर्ड्स राइट जो है वो क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया है। समझ में आ रही है आपको बात, राइट। वैसे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। जैसे यहां पर अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम क्या लिखते हैं? टेम्परेचर इक्वल्स टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहां डायरेक्शन की बात नहीं होती है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड। शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड। उसी तरह से मास की अगर बात करनी है, स्पेस ज्यादा नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा यहां पे आप बना लो, ठीक है। तो 2 kg राइस है अगर हमारे पास, तो हम क्या लिखते हैं कि मास ऑफ राइस इज इक्वल्स टू 2
kg। 1 सेकेंड यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं होती है, ठीक है। और ये जो 2 kg है वो क्या कहलाएगा यहां पे, मैग्नीट्यूड। तो पॉइंट ये है कि जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, वेक्टर जैसे क्वांटिटीज की, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी मेंशन किया जाता है और डायरेक्शन भी मेंशन की जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर या मास जैसी चीजों की जो कि स्केलर्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन किया जाता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो नंबर वाली चीज है उसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात। तो कई बार ऐसे भी लिखा जाता है क्या, कि वेक्टर्स आर क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, scalars are quantities having only magnitude and no direction। तो आई होप वेक्टर और स्केलर की कहानी आपको क्लियर हुई होगी।